अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले लेक्चर में मैंने ख़त्म जहाँ पे किया था वो इलेक्शन ऑफ 1860 था और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन थी जो अब्राहम लिंकन ने अनाउंस की थी इन 1863। अब मैं जी जिसमें उसने कहा था कि जितनी भी स्लेव्स हैं इन द स्टेट्स दैट आर स्लेव स्टेट्स दे विल बी फ्रीड। अच्छा जी, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सिविल वॉर इटसेल्फ आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल अबाउट द अमेंडमेंट्स दैट केम ड्यूरिंग दैट पीरियड। 13th अमेंडमेंट आपकी आई थी 1865 में, जिसने फ्री कर दिया था सारे स्लेव्स को ओवरऑल अमेरिका में। Emancipation Proclamation only freed the slaves that were in the slave states, ठीक है। बाकी जितने भी अमेरिका के स्लेव्स थे सबको फ्री कर दिया था as normal citizens in 1865 in the 13th Amendment. 14th Amendment granted citizenship rights and equal civil and legal rights to all the African Americans who were previously slaves. और 15th Amendment जो 1870 में आई थी, it prohibited any kind of government, whether it be federal or a state government, to deprive a citizen the right to vote based on their ethnicity, color, religion or anything. ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी सिविल वॉर की। अब डिफरेंसेस देख लिए जाते हैं ओवरऑल। लेट्स से अगर कोई आ जाता है कि जी सिविल वॉर हुई क्यों, तो मैं थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट करके आपको बता रही हूँ कि सवाल को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा इसको इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, ठीक है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या है कि जी बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ इज मोर कैपिटल, नॉर्थ इज मोर फ्लरिश्ड। साउथ के पास सिर्फ फार्मर्स है, एग्रीकल्चरल लैंड है, लिहाजा उनके इकोनॉमिक डिफरेंस भी फर्क आ जाते हैं, ठीक है। उनको अब उसको सेंट्रल बैंकिंग चाहिए नॉर्थ को, दे डोंट वांट अ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, दे डोंट हैव इनफ मनी टू बिगिन विद साउदर्न स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा जी फिस्कल पॉलिसी जो है वो भी उनको सेंट्रलाइज चाहिए नॉर्थ को। Political differences again, they wanted more power vested within the center because the center protected the rights of the north. However, they wanted state rights, southerners. Social differences की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी 20% of the southerners could only read or write. भाई एजुकेशन लेवल ही उधर नहीं था, ठीक है। They could not comprehend what unity meant, what that meant for them. तो जी सबसे ज्यादा जो इशू था वो ये था उनको कि दे वो मोर जो बहुत अच्छी कॉलेजेस है हार्वर्ड वगैरह, दे वो ऑल इन द नॉर्थ, एजुकेशन वाज मोर देयर, ठीक है, और वहां पे साथ में नहीं थी। स्लेवरी इशू आपने किस तरह बताने, अब स्लेवरी इशू बहुत बड़ा, इसके अंदर आप स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, द मिजूरी कॉम्प्रोमाइज, abolitionist movements, moving on to compromise of 1850, Kansas Nebraska Act, Dred Scott, थोड़ा थोड़ा करके ना आपने इसको एक्सप्लेन करना। ड्रेड स्कॉट केस, मूविंग ऑन टू क्या किया हमने, ड्रेड स्कॉट केस हो गया, लिंकन डगलस डिबेट्स, फाइनली आपने इसके ऊपर आना इलेक्शन ऑफ लिंकन इन 1860, ठीक हो गया। जब 1860 में लिंकन का इलेक्शन हुआ है तो भाई साउथ कैरोलिना इट इशूड अ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, जिसमें उसने डिक्लेरेशन इशू किया ऑफ द कॉजेज ऑफ secession, which is that they said that since Abraham Lincoln has been now been elected, we're at war, और 7 states जो आपकी थी वो यूनियन से ही अलग हो गई, which had a major setback, through which America suffered a major setback and it started the civil war in America. हाँ चलिए, सिविल वॉर स्टार्ट करते हैं 1861 से 1865 तक गई है। आउटब्रेक ऑफ वॉर की बात करते हैं तो सबसे पहले जी फोर्ट समटर था चार्ल्सटन में, जिसको कैप्चर कर लिया था कन्फेडरेट आर्मी ने। कन्फेडरेट जो फोर्सेस हैं लेड बाय जेफरसन डेविस, ठीक है। कन्फेडरेट फोर्सेस जेफरसन डेविस की थी, आपकी सदर्न स्टेट थी जो कि आपकी अलग होगी यूनियन से, ठीक है। इन्होंने कैप्चर कर दिया चार्ल्सटन में जो आपका फोर्ट समटर था, दे लोअर्ड द अमेरिकन फ्लैग, उन्होंने सीज ले कर दी वहां पे। जैसे ही पता चला अब्राहम लिंकन को, वहां उन्होंने ऑर्डर कर दिया ब्लॉकेड ऑफ ऑल द सी पोर्ट्स ऑफ द कन्फेडरेट आर्मी, ताकि वो कहीं पे जा ना सके, उनका कहीं ट्रेड ना हो सके। आज साथ ही साथ और जो 8 स्टेट्स थी दे स्टार्टेड जॉइनिंग द कन्फेडरेट फोर्सेस, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को मजीद मसले हुए, ठीक है। फिर बहुत बड़ी लड़ाई चलती की इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन भी 1863 में आया, जिसने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की। एक तो जो बल्क ऑफ लेबर फोर्सेस था स्लेव्स का, दैट दे जॉइंड द आर्मी, दे वांटेड टू फाइट द सदर्नर्स, देयर मास्टर्स, तो वो भी बहुत फायदा हुआ अब्राहम लिंकन को। सेकेंडली फॉरेन जो पावर्स थी उनकी सिंपैथी इंक्रीज होगी अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज उन्होंने फ्री कर दिए थे स्लेव्स को। अच्छा जी, फिर आपकी अगेन इट वाज वेरी लॉन्ग वॉर, और आपकी जो फाइनल विक्ट्री थी वो अपोमाटॉक्स में हुई थी, which was यूनियन की विक्ट्री थी, ठीक है। यूनियन जीत गया, अब्राहम लिंकन जीत गया। जनरल ग्रांट was the commander in chief of the federal army,
एंड जनरल ली वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कन्फेडरेट फोर्सेस। ये दोनों मिले, इन्होंने नेगोशिएशंस की। वहां पे भी अब्राहम लिंकन ने कहा कि कंसेशंस ग्रांट करें उनको, बस उनको यूनियन में वापस लेके आए। अब्राहम लिंकन डिड नॉट वांट टू पनिश देम, ही वांटेड देम टू ब्रिंग, ही वांटेड द एंटायर फोर्सेस, कन्फेडरेट आर्मी टू बी बैक इन द यूनियन। और जिस दिन जीते, ऑन द ईव ऑफ द डे ऑफ द विक्ट्री ऑफ अब्राहम लिंकन, he was assassinated by a Confederate sympathizer. Assassination हो गया था लिंकन का, ठीक है। एडवांटेजेस देख लें तो ज्यादा मैन पावर थी नॉर्थ के पास, अगेन देयर वर मोर फोर्सेस, देयर वाज मोर पावर। ऑब्वियसली आफ्टर द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन तो फिर तो बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी, बहुत ही ज्यादा लोग आ गए थे इसके पास, नॉर्थ के पास। फॉरेन सपोर्ट ज्यादा था, फॉरेन सिंपैथी ज्यादा थी, बिकॉज दे हैड जस्ट रिलीज्ड द स्लेव्स। फिर फाइनेंसेस ज्यादा डिस्पोजेबल थे, बिकॉज गवर्नमेंट ही नॉर्थ की थी, ठीक है, अब्राहम लिंकन की थी। ही वाज ऑब्वियसली, अगर वो फाइट कर रहा था, ही हैड मोर फाइनेंसेस। लीडरशिप में बहुत बड़ा फर्क था। जेफरसन डेविस वाज नोवेयर लाइक अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वांटेड टू टेक एवरीबॉडी फॉरवर्ड। Jefferson Davis just wanted to fight the Northerners, wanted to destroy everything, and it was they had a very strong military and naval force as well. Abraham Lincoln, ठीक है। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट एक और चीज आ जाती है, इसके ऊपर नोट आ जाता है कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुई थी वॉरफेयर में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहला जो ब्लॉकेड का कॉन्सेप्ट था ना, वो इस वॉर में यूज हुआ था। वाज द फर्स्ट मॉडर्न वॉर पर से। फिर मस्केट्स यूज होते थे पहले, जिनकी जो रेंज होती थी इट वाज 250 यार्ड्स। राइफल्स की रेंज थी 1000 यार्ड्स। तो काफी परेशान भी हो गए थे, काफी नई वॉर है, ठीक है। 1000 यार्ड्स की राइफल्स इस्तेमाल हुई इस जंग के अंदर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक निशाने लगते थे। एयर बलून्स यूज हुए थे फॉर स्पाइंग पर्पसेस। रेल रोड से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्टर होती थी। अब्राहम लिंकन कुड कम्युनिकेट विद द ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, which again was very new at that time. अच्छा जी, डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद हमने रिकंस्ट्रक्शन की बात करनी है कि किस तरह से वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन हुई थी। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात करें तो जितने भी जिन हाउसेस, मिल्स, चर्चेस, हर चीज, वाटर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, कुछ नहीं बचा था वॉर की वजह से। There's a very famous film called Lincoln. थोड़ा ऑफ टॉपिक में जा रही हूँ। लिंकन देखिएगा, 2012 की फिल्म है, अब्राहम लिंकन पे बनी हुई है। तो उसका एंड सीन ये है कि अब्राहम लिंकन जो है ना, वो चल रहा होता है और लाशों के बीच में चल रहा होता है, और जंग जीत चुकी होती है। नॉर्थ सेलिब्रेट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि इस जंग के जीतने की वजह से कितनी जाने गई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, डू वॉच इट। फिर फाइनेंशियल लॉस था। अमेरिका का जो डेट था, वॉर डेट, नेशनल डेट, वो अगर आपको फिगर ये याद रहती तो प्लीज याद रखिएगा, यहां तक चला गया था। इट वाज सो बिग। सोशल प्रॉब्लम्स ये थे कि जी आपके चर्चेस यूज होते थे मिलिट्री पर्पसेस के लिए, तो वो तबाह हुए थे। लोग बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ डेड बॉडीज वर जस्ट लाइंग हियर एंड देयर आफ्टर द वॉर, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम आपका बहुत ज्यादा शैम्बल्स में था, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम था, वो अफ्रीकन अमेरिकन प्रॉब्लम था, विच वॉज कि जी जो निग्रो स्लेव्स जो थे, वो जो अच्छा फ्री हो गए तो वो क्या करें। दे हैड नो शेल्टर, दे हैड नो वर्क, दे डिडंट नो व्हाट टू डू। अ लॉट ऑफ देम रिजॉर्टेड टू रॉबरी, स्टीलिंग, बिकॉज दे हैड टू, अपना पेट भी उन्होंने पालना था। तो फिर उस तरह से ये बड़े इश्यूज होते हैं। फिर एक 1865 में ब्लैक कोड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ब्लैक कोड्स which was the final attempt, one of the last attempts by the Southerners to restrict black activity, क्योंकि उनके पास कुछ करने को तो था नहीं। तो कहा अभी भी इनको हम काम देके ना अपने अंडर कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने फ्रीडमेंस ब्यूरो खोला था। फ्रीडमेंस ब्यूरो, I'm going to refer to the spellings so I don't get them wrong. Freedmen's Bureau in 1865, which basically provided relief work, और वो slaves की protection करती थी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारी डिस्ट्रक्शन होगी, मसले आ गए वॉर के बाद। अब रिकंस्ट्रक्शन प्लान क्या था। जब वॉर खत्म भी नहीं हुई थी, तब से अब्राहम लिंकन का एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान था 1863 में। वो कहता क्या था कि जी इट वाज एमनेस्टी प्रोक्लेमेशन की फॉर्म में रिलीज हुआ था, और उसमें कहता था अब्राहम लिंकन कि अगर किसी भी स्टेट का, जो स्टेट पहले जो चली गई थी यूनियन से, 10% भी उसके वोटर्स अगर इफ दे आर विलिंग टू साइन एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द यूनियन, और वो रैटिफाई करें स्लेवरी लॉज पे, तो कोई मसला नहीं, वापस यूनियन के अंदर आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट जेनरस ही वाज जनरली। इसके बाद बिल्कुल कुछ साल बाद, 5 साल बाद, एक रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम आया था दैट लास्टेड फॉर 10 years, जिसमें पूरे अमेरिका को डिवाइड किया गया था 5 मिलिट्री यूनिट्स में। 5 मिलिट्री यूनिट्स में डिवाइड किया, ईच हेडेड बाय अ कमांडर इन चीफ, ठीक है। उसके बाद एक जनरल के अंडर जब वो आ गया, तो दैट जनरल हेल्प द एंटायर वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया,
उसने वोटर्स बनाए, लोगों को रजिस्टर किया टू वोटिंग, ठीक है। उसके बाद द वोटर्स वर टू इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और इलेक्ट करनी थी, जिसका काम ये था उस कन्वेंशन का कि दे हैड टू ड्रॉ अप अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वोटर्स अगर रेटिफाई कर देते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो फाइनल हो जाती थी यूनियन के अंदर आने के लिए। न्यू गवर्नमेंट्स जो बन रही थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो बन रही थी, दे आल्सो हैड टू रेटिफाई द 14th अमेंडमेंट टू एंटर इनटू द यूनियन। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। तो ये काफी रिकंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा वापस अमेरिका को ले आई टुवर्ड्स प्रीवियस अमेरिका और बेटर अमेरिका। अच्छा, नोट अक्सर आ जाता है अब्राहम लिंकन के ऊपर, थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1809। ही सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट ये है कि वो सिविल वॉर, ही वाज द प्रेसिडेंट दैट केम इन द सिविल वॉर एंड ही हैंडल्ड द सिविल वॉर। देन ही डाइड एज सून एज द सिविल वॉर एंडेड। तो उसने तो कोई अच्छे हालात देखे इनसे। अच्छा, अचीवमेंट्स देख लें। Abolition of slavery is all of we know. We need to enter, वो जरूर आप लिखिएगा कि the government can not endure permanently half slave and half free। वो बड़े अच्छी एक saying है अब्राहम लिंकन की। He upheld the democratic principles। ठीक है, वो पूरा he believed in the principles of democracy। He believed in the fact that people self government होनी चाहिए, people should elect their leader themselves। इसके अलावा he used a lot of presidential powers, चूंकि उसको करनी थी बिकॉज वॉर का समा था। वो नहीं वेट कर सकता था कांग्रेस के सेशंस को, रिलीज ऑफ फाइनेंसेस और ये हो। बिटवीन द फॉल ऑफ समटर एंड द कांग्रेस सेशन वॉलंटियर्स वो जमा हो चुके थे, आर्मी रेज हो चुकी थी, फाइनेंसेस भी रिलीज हो चुके थे। ठीक है, अब फॉरेन अफेयर्स और लिंकन का जहां तक ताल्लुक है, फोर्थ पॉइंट इफ यू लुक एट दैट, तो ही हैड अ वेरी काफी अच्छे इसके रिलेशंस थे बिकॉज अगेन ही हैड अ लॉट ऑफ सिंपैथी फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स। ठीक है, बिकॉज ही अगेन ही फ्रीड ऑल द स्टेट्स अगेन। और जो आखिरी चीज ये कि he had no malice towards the South. He did not want the southern states to feel bad. He did not want to punish the southern states. उसका तो प्लान रिकंस्ट्रक्शन का जंग खत्म होने से पहले ही आ गया था because he wanted America to be united again. This ends our topic of American Civil War. Our next topic is going to be industrialization. I'll see you next time. Thank you.